जो क्राइसिस जो मैग्नेट लेवल ने अभी झेला है कोविड-19 के पैंडेमिक के बीच में, उसके ऊपर है। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन करा है इसके बीच में और इंटर स्टेट माइग्रेटरी वर्कर्स को उनके स्टेट में जल्द से जल्द पहुंचाया जाए, 15 दिन का डेडलाइन सरकार को दिया है। और बहुत सारे श्रमिक ट्रेन जो चली हैं उसको और भी ज़्यादा इंटेंसिटी में बढ़ाने के लिए ऐसा सरकार से कहा गया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो अब रुकना नहीं चाहते, उनको जाना ही है घर। तो जिस वजह से अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर वो वायलेट करते हैं, कि कोई किसी भी तरह का अगर उन्होंने वायलेट करा है या फिर वो अभी बाई चांस करते हैं, क्योंकि किसी किसी स्टेट में अभी तक लॉकडाउन चालू है, तो उनको क्रिमिनल चार्जेस जो हैं उनके नाम से ड्रॉप कर देना चाहिए। बिकॉज़ ये जो लॉकडाउन जब चालू हुआ था तो वो सिर्फ 4 घंटे का ही हमें गैप दिया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है सारे इंडिया में। और उस वजह से उनको समझने का मौका नहीं मिला और वो लॉकडाउन पीरियड के दौरान ही निकल चुके अपने घर के लिए। जितने भी जो लॉकडाउन वायलेशंस चार्जेस हुए हैं, वो सब अगर नहीं हटाए गए तो वो एक तरह से ऐसा लगता है कि जैसे एक तो लॉकडाउन हो गया बिना बताए हुए, बिल्कुल शॉर्ट टाइम के बीच। उसके बाद से उन्हें पकड़-पकड़ के पुलिस और थाने में डाल रही है या फिर क्वारंटाइन सेंटर्स में डाल रही है। तो ये एक तरह से उनके विश्वास के ऊपर तमाचा है। सेकंड वो ये भी कहते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं और जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं जितने भी और ब्यूरोक्रेसी है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, ये काफ़ी एक रिलीफ वाली बात है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट उनके एट्रॉसिटीज़ पे जो अभी उनको इतना दुख हो रहा है, वो इतने दूर 100-100 किलोमीटर पैदल चल के घर जा रहे हैं, उसको वो मानने से इनकार कर रही है, ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली बात है और उन्हें वो एक्सेप्ट करना चाहिए एटलीस्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी जो अभी इंटरवेंशन हुई है, वो कोई ख़ास ऐसा खुद से सो मोटो से नहीं हुई है। सो मोटो मतलब जब वो खुद से किसी भी चीज़ में वो इंटरवेन करते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरवेंशन हुई है, वो बहुत सारे 57.22 लाख माइग्रेंट के घर जाने के बाद हुई है। और उसके इसके लिए भी इसके बीच इससे पहले बहुत सारे जो फॉर्मर हायर जुडिशरी के रिटायर्ड मेंबर्स हैं उनकी क्रिटिसिज्म के बाद उन्होंने ये सारा कुछ सीरीज ऑफ डिसीजन लेना शुरू किया। इसी पार्ट में जो उन्होंने सारा कुछ जो कार्रवाई किया है, बहुत सारे स्टेट से उनसे कॉम्प्रिहेंसिव एफिडेविट मांगा है। उनसे पूछा गया है स्टेट से कि आपने क्या करा है, तो बहुत सारे स्टेट्स ने दिखाया है कि हमने ये रिलीफ वर्क करा है, हमने इतने सारे माइग्रेंट्स को घर लाने के लिए, इतने सारे श्रमिक ट्रेन्स के लिए हमने वेजेस दिए हैं और हम इन ट्रेन्स को अलाउड कर रहे हैं। तो ये ईटीसी ईटीसी तरह के उनको एफिडेविट में वो लिख करके स्टेट वापस किए। अब स्टेट्स ये भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है उनको स्टेट्स को कि जितने भी वर्कर्स हैं उनका स्किल मैपिंग करना है कि कौन से वर्कर में क्या स्किल है, वो किस एरिया में एम्प्लॉयबल है और डिफरेंट वेलफेयर और एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जितने भी तरह के उनके लिए अवेलेबल हैं आपके रिस्पेक्टिव स्टेट्स में, वो उनको बताया जाए ताकि उनको सोशल शिफ्ट मिल पाए एक बार, क्योंकि वो जितने भी जगह से वो आए हैं तो वहाँ से फिर अब रोज़गार उनको कहीं न कहीं से कमाना है। तो जिस वजह से उनको रोज़गार दिलाना सरकार की एक ज़िम्मेवारी बनती है। और इन सब में एटलीस्ट एक चीज़ बहुत अच्छी है कि कोई भी सरकारी जो अथॉरिटी है वो अपनी तरफ से किसी भी चीज़ में कोताही नहीं रख रही है। इतने बड़े मासिव स्केल में प्रॉब्लम होने के बाद भी, इतने सारे पॉपुलेशन होने के बाद भी अभी तक जितना उनसे बन पा रहा है वो ठीक ही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी भी इनएडुकेसी है कम्युनिकेशन का, ट्रैवल के लिए पर्याप्त साधन मौजूद नहीं है और भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्द से जल्द एड्रेस करना चाहिए। और ये कोर्ट के इंटरवेंशन से एटलीस्ट थोड़ा बहुत शॉर्टकमिंग्स में ही, लेकिन हमें काफ़ी ज़्यादा इससे राहत मिला है। नेक्स्ट आर्टिकल है ग्रुप ऑफ 7। जैसा अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले ट्रम्प ने डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐसा कहा था कि अब हम G7 को बढ़ा के G10 या G11 करना चाहते हैं और हम इंडिया, रशिया इस तरह की कंट्रीज़ को अपने G7 वाले ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो G7 की जो ग्रुप है उसके अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं उससे अभी ज़्यादा जीडीपी तो इंडिया की है और इंडिया उस G7 ग्रुप में है नहीं। और दूसरी बात ये कि अभी फ़िलहाल जितने कोविड-19 पैंडेमिक हुआ उनसे वो G7 कंट्रीज़ लड़ने में भी अक्षम रह गए। तो जिस वजह से उन्होंने ये लॉजिक बनाया है।
लॉजिक क्या है, ट्रम्प ने ये कहा पहले कि G7 को अब आउटडेटेड कंट्री हो गया है, अब हम लोग को G10 या G11 चाहिए, जिसके अंदर इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और हो सकता है कि रशिया को भी हम जोड़ें। इस वजह से वो कह रहे हैं G10 या G11। एक्चुअली फिर आप बाद में क्लेरिफिकेशन में जो डायरेक्टर ऑफ स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन है यूएस के, उन्होंने भी ये इंक्लूड किया कि फाइव आइस कंट्रीज जो हैं, फाइव आइस कंट्रीज क्या हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसी एक पैचअप है उनका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। इनके अलावा और भी जो कंट्रीज हैं उनको हम जब हम लोग ज्वाइन करेंगे, इस बात को सुनते ही चाइना के वहाँ के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे जो वहाँ मौजूद थे, वो अपनी इसमें नाराज़गी जता के कुछ स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया। लेकिन चाइना के ऑब्जेक्शन जो भी हों, तो उसके बाद भी ऐसा, ये ऑब्जेक्शन कोई एक ऑब्लिगेशन इंडिया को नहीं बनना चाहिए कि इंडिया G7 समिट में जाए ना या फिर उसको ज्वाइन ना करे। इंडिया पहले भी बहुत बार G7 इनवाइटी बन चुका है, जिसके अंदर वो जा कर के और एज अ ऑब्जर्वर ही या फिर एज अ गेस्ट ही उसमें सम्मिलित हुआ है। सबसे रिसेंट जो हुआ था, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया था एज अ गेस्ट फ्रांस में, जहाँ पे G7 समिट हुआ था। उसके अंदर और भी बहुत सारे गेस्ट थे, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, बुर्किना फासो, चिली, इजिप्ट, रवांडा, सेनेगल, स्पेन, साउथ अफ्रीका। अब जो इमरजेंस ऑफ G7 है वो हुआ कैसे था एक्चुअली में, तो ये 1970 में एक्चुअली जितने भी रिच कंट्रीज उस टाइम पे थे, उनके गवर्नमेंट्स को जोड़कर एक संस्था बनाई गई थी। वो क्यों हुआ था? क्योंकि उस टाइम पे 1973 में अरब इज़राइल वॉर चल रहा था और जो ऑयल के जो प्राइसेस थे वो 4 गुना बढ़ गए थे। क्योंकि उससे कुछ दिन पहले ही और भी मिडिल वेस्ट में, एशिया में हमारा काफ़ी ज़्यादा वो टेंशन चल रहा था। तो वहाँ पे जो हमेशा ही आप देखते आ रहे होंगे कि वहाँ पे वो प्राइसेस को लेके काफ़ी टेंशन चलते रहता है। तो फिर जितने भी ओपेक कंट्रीज़ हैं, ओपेक कंट्रीज़ मतलब ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़। इसके अंदर कितने कंट्रीज़ हैं, मैं चाहूँगा अगर आप सुन रहे हो तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताएं कितने कंट्रीज़ हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी पॉपुलर एक टॉपिक है। ओपेक कंट्रीज़ के बारे में आप बताएं कमेंट सेक्शन। ओपेक कंट्री ने उस टाइम पर क्या करा था कि एक काफ़ी सैंक्शन टाइप से एम्बार्गो लगा दिया था कनाडा, जापान, नीदरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रीज़ के। इसके वजह से एक तो वैसे ही प्राइसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा 4 गुना बढ़ गए थे पेट्रोलियम प्राइसेस। उसके बाद ये इन्होंने जो सैंक्शन और एम्बार्गो लगाया, जिस वजह से उनके लिए और प्रॉब्लम हो गई, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल शेक हो गया। तो जिस वजह से अब फ्रांस के इनके इनमें गुस्सा तो था ही, इसका फ़ायदा कौन उठाया कि फ्रांस जो है उन्होंने फ़ायदा उठाया। फ्रेंच वैसे तो वो सैंक्शन से बाहर था, लेकिन फिर भी जो फ्रेंच जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाकी 5 कंट्रीज़ के मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमिकली रिच कंट्रीज़ को, जिसमें जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, इटली और यूनाइटेड किंगडम आते हैं, इनको बुलाया ग्लोबल इश्यूज़ पे चर्चा करने को। और जब वो गए उसके बाद से ये G7 समिट की शुरुआत हो गई कि इसके बाद कहा गया कि हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जो हैं अब कमिंग ईयर्स में जब भी हम मीट करेंगे तो लोग इस बारे में, ग्लोबल इश्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। बाद में आगे चल के 1973 में G7 का फॉर्मेशन हुआ था। 1976 में कनाडा को सम्मिलित कर लिया गया। यूरोपियन कमीशन कम्युनिटी लेटर यूनियन, उनको भी सम्मिलित किया गया एक साल के बाद 1977 में। और फिर उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर G7 से लेके G8 बन गया, क्योंकि उन्होंने ये दोनों मिलकर के रशिया को उसके अंदर ज्वाइन करवाया 1998 में। लेटर ऐसा हुआ कि रशिया को हटा दिया क्योंकि उन्होंने क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो 2014 में आपने सुना होगा, ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, रशिया को इसमें से निकाल दिया गया। 2014 में रशिया को निकालने के बाद बहुत सारे वहाँ के जो G7 के कंट्रीज़ हैं, उनकी इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा डाउन आया है। आपको पता है जर्मनी बहुत दिन से ही इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रही है और इंडिया जो है वो कंटिन्यूअसली इसमें इकोनॉमिकली जीडीपी जो इसका ग्रो कर रहा है। बहुत सारे G7 के कंट्रीज़ हैं, उनको भी वो सरपास कर चुका है जीडीपी काउंट में। तो इस टाइम पे चाइना को भी वो इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन चाइना से जो एक्सकेलेटेड अभी टेंशन चल रहा है, जिस वजह से उन्होंने 3-4 कंट्री एक्सेप्ट चाइना को ऐड करने का फैसला लिया है। तो G7 जब कंस्टिट्यूट हुआ था, जब बना था 1973 में, तो उस समय उसकी जो जीडीपी थी वो पूरे वर्ल्ड ग्लोबल जीडीपी के 2/3 थी।
2 तिहाई। अभी फ़िलहाल 2017 में आप देखो तो पीडब्ल्यूसी रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड आया था। एक रिपोर्ट है वर्ल्ड ऑफ इन 2050 उनके 1/3 जो ग्लोबल जीडीपी है और जो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, तो उसके हिसाब से अगर आप देखो तो इमर्जिंग जो इकोनॉमीज़ है हमारे इंडिया की, तो 2050 तक ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, मेक्सिको और रशिया एंड टर्की जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब एडवांस इकोनॉमिक्स होंगी हमारे वर्ल्ड में, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है। और इनके पास करीब करीब 1/3 ऑफ ग्लोबल जीडीपी और परचेसिंग पावर पैरिटी आएगी। परचेसिंग पावर पैरिटी मतलब क्या होता है? परचेसिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है कि जैसे अगर हमारे पास 100 रुपीज़ है और मेरे फ्रेंड के पास $100 है। डॉलर जो है मान लीजिए यूएसए का है और रुपी जो है मेरा इंडिया का है। तो मैं 100 रुपए में अपने देश में जितना कुछ खरीद पाऊँगा, क्या मैं उतना ही रुपया में, 100 ही रुपया में यूएस में भी जाके उतना चीज़ खरीद पाऊँगा क्या? नहीं ना, क्योंकि हमारा जो रुपी है वो 75 रुपीज़ का अभी फ़िलहाल 74-75 चल रहा है, वो $1 का होता है। तो $1 में यूएसए में बहुत कम चीज़ें मिलेंगी, लेकिन $1 में इंडिया में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। तो इसमें परचेज़िंग पावर पैरिटी का जो है वो डिफ़रेंस आ जाता है। इंडिया इकोनॉमी जो है अभी फ़िलहाल 3rd हाईएस्ट है, लार्जेस्ट है, जो कि पीपीपी टर्म्स के ऊपर। और हालाँकि ये चाइना और यूएसए के बहुत पीछे है क्योंकि उनकी करेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिया के अपेक्षा। लेकिन फिर भी इंडिया की जीडीपी चूँकि स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा है, उस वजह से पीपीपी भी उस पे थोड़ा बहुत असर पड़ता है। 2050 तक पीडब्ल्यूसी रिपोर्ट ये भी इंडिकेट करती है कि 6 ऑफ द 7 वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी विल बी चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया, ब्राज़ील एंड रशिया। अदर जो ना ई7 कंट्रीज़ हैं वो मेक्सिको और टर्की जो है उसमें आती है, तो वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगी अपनी पोजीशन से। हालाँकि उनका ये भी कहना है कि इंडिया की जीडीपी जो है वो $17 ट्रिलियन हो जाएगी 2030 तक और $42 ट्रिलियन हो जाएगी 2050 तक इन टर्म्स ऑफ पीपीपी टर्म्स। और सेकंड प्लेस जो है वो चाइना का जस्ट सेकंड प्लेस होगा, चाइना के जस्ट नहीं, चाइना सबसे नंबर 1 होगा और यूएसए से हम ऊपर हो जाएंगे उस समय तक। ये जो प्रिडिक्शन है इंडिया का वो ओवरकमिंग चैलेंजेस ऑफ कोविड-19 है कि अगर वो ये समझ के रखें कि हम लोग कोविड-19 को अच्छे से हम लोग निपट लेंगे और उतना ज़्यादा जान-माल का नुकसान नहीं होगा और इसके बाद हम जो रिफॉर्म्स लाने वाले हैं, जो पेंडिंग हमारी कंट्री ने ऐसा संकेत दिया है कि हम ये सब रिफॉर्म्स लेकर के आएँगे, उस पे प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम अगर आगे बढ़ें तो ये हमारा जो है अचीव हो सकता है ये जो टारगेट है। अब लिमिटेशन ऑफ जी7 क्या है? अब वापस आर्टिकल पे आते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ जी7 हमारा क्या है? लिमिटेशन ये है कि देखिए कोई भी जो बड़ी से बड़ी संस्था होती है जो इंटरनेशनल ग्लोबल लीडर्स पे, अब उस समय जब ये बनाया गया था 1973 में, तो वो भी इसीलिए बनाया गया था। क्या बोलकर बुलाया था फ्रेंच के एफएम ने? उन्होंने ये कहकर बुलाया था कि हम वर्ल्ड ग्लोबल इश्यूज के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अल्टीमेटली जो ग्लोबल इश्यूज है आपका उसके ऊपर तो आपको बात करना ही है, लेकिन जो जी7 है वो अभी कुछ दिन पहले तक बहुत सारी ऐसे ग्लोबल इश्यूज थे जिनके ऊपर वो काम करने में असमर्थ रह पाए। इकोनॉमिक डाउनरन 2007 और 2008 के दौरान उनको वो रिसेशन से वो बचा नहीं पाए। उसके बाद आप देखिए कि जी20 जितने भी कॉन्फिडेंस और प्रमोटिंग ओपन मार्केट प्रमोशन और स्टिमुलस प्रिवेंटिंग द कोलैप्स ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है, ये सब किसी चीज़ को भी वो संभाल नहीं पाए। दूसरा कि क्लाइमेट चेंज के लिए भी उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे कि हम बिल्कुल वो उसमें सोलार और रिन्यूएबल एनर्जी में हम कन्वर्ट हो जाएँगे, कम से कम हम फॉसल फ्यूल यूज़ करेंगे, लेकिन वो सब में भी वो फेल रहे हैं। यहाँ तक कि वो वेस्ट एशिया जो अफ़गानिस्तान, टर्की, ईरान ये सब सीरिया ये सब में से निपटने का जो बात रहा, उसमें भी वो फेल ही रहे हैं। अभी तक उसको प्रॉपर तरीके से शांत नहीं कर पाए। और दूसरा फॉसल फ्यूल जो बर्निंग का है, तो अभी तक का ऐसा कहा जाता है कि ये जो जी7 कंट्रीज़ हैं, इन सब का अगर मिला दिया जाए CO2 एमिशन का, तो ये दो 1850 से लेके 2010 के बीच में इतना सारा कोल बर्न किए हैं, इतना सारा CO2 एमिट किए हैं, जो कि पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का भी मिलाकर उतना नहीं होगा। इसमें से 3 जो जी7 के कंट्रीज़ हैं, फ्रांस, जर्मनी और यूके, उनके वो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जहाँ से कि लोग इंपोर्ट किए जाते हैं, जो माइग्रेंट्स वहाँ बहुत ज़्यादा है, जो कि क्योंकि देखिए वेस्ट एशिया में जो है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चलता है ना माइग्रेशन का, वहाँ पे जान माल का बहुत प्रॉब्लम है, तो जो भी थोड़ा सा समर्थ है वो वहाँ से पलायन करके आसपास के यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके रहने का और बसने का
काम करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ सिर्फ रह तो नहीं पाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल डिफरेंसेस आती ही हैं। और ऐसे जगह पे क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जहाँ पे इकोनॉमिकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो। तो उस वजह से वहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं वो पलायन करके वापस आके और आईएसआईएस और इस तरह की संस्था जो टेररिस्ट संस्था है उनको ज्वाइन करते हैं। तो ये जो वर्ड है आपका डाइस, तो ये उसी सब को रिप्रेजेंट करता है, इस्लामिक जो टेररिज्म ग्रुप्स हैं उनको। तो वेस्ट एशिया में जितने भी स्ट्रेट ऑफ टर्मोइल है उसको और माइग्रेट क्राइसिस है उन सबको ये अभी तक हल नहीं कर पाया है, जिस वजह से इनका और भी ज़्यादा इनरेलेवेंस देखा जा रहा है। तो अब न्यू इंस्टीट्यूशन को कैसे हम लेकर के आएं और वो कैसा होना चाहिए। तो ग्लोबल इकोनॉमी में अब इतने दिन के बाद से 1973 के बाद से बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। बहुत सारे न्यू इमर्जिंग, जैसे आपने देखा E7 जैसे कंट्रीज इमर्ज होकर के आ रहे हैं। तो करंट जो फ्लक्स है, जो करंट जो सिचुएशन है, उसको अब नए-नए जो भी कोविड-19 और इस तरह के जो वाइड स्प्रेड डिस्ट्रेसेस जो आ रहे हैं और फिर रिसेशन भी आना इसके बाद हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि इतना दिन तक जो इकोनॉमी है सफ़र किया है बहुत सारे कंट्रीज़ का, तो उसके लिए हमें न्यू प्लान्स और न्यू इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है। जिस वजह से जो एग्जिस्टिंग जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ऐसा प्रोवाइड करना है कि देमसेल्फ को कि ऐसे अनइक्वल सर्कमस्टांसेस से निपटने के लिए हम एक अच्छा प्लानिंग और प्रॉपर फ्रेमवर्क के साथ हम यहाँ पे आ सकें। ये जो तरीका है उसमें आप देखिए कि कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि 2005 में भी ऐसे ही, मतलब ऐसे ट्राई किया गया था कि जो प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर है, मैं चाहूँगा कि टोनी ब्लेयर कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे 2005 में, वो आप सर्च करें और अगर कमेंट सेक्शन में बता सके तो बताइए। तो जो टाइम प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर थे, उन्होंने G7 कंट्रीज़ में ब्रिक्स कंट्रीज़ को भी ऐड किया था। ब्रिक्स कंट्रीज़ आपको पता है होगा कौन सा है? ब्रिक्स में आते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इनको उन्होंने इनवाइट किया था कि आप आइए और G7 मीटिंग में एज़ अ ऑब्ज़र्वर, एज़ अ गेस्ट आप आके इसमें भाग लीजिए। तो ये जो लीडिंग इकोनॉमीज़ हैं, इनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा अगर वो, मतलब ऐसा राइटर सजेस्ट करते हैं कि अगर वो ब्रिक्स को या फिर E7 कंट्रीज़ को सारे को ही उसमें सम्मिलित कर लें। अभी जो न्यू इंटरनेशनल मैकेनिज़्म है, उनकी जो वैल्यू होनी चाहिए, उनको ग्लोबल की इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। इंडिया का इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? इंडिया का मैक्सिमम जो है वो 3 इंटरनेशनल फंक्शनैलिटीज़ पे ध्यान देना चाहिए। पहला कि इंटरनेशनल ट्रेड सही हो, दूसरा कि क्लाइमेट चेंज के प्रति जो उनको जो फंडिंग आता था अब थोड़ा कम आता है, और जो बाकी की कंट्रीज़ हैं उनमें जो अभी आजकल जो प्रोटेक्शनिस्ट वाला जो फंडा चल रहा है, जैसे यूएसए ने बोल दिया कि अब हम पेरिस क्लाइमेट चेंज को नहीं मानेंगे। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो हो सकता है कि आगे चल के अपने वहाँ से हट जाएँ उस ट्रैक से। तो ये सब को रोका जाए और कोविड-19 क्राइसिस में किस तरीके से हम बाकी कंट्रीज़ का हेल्प ले सकें। अगर वैक्सीन्स डेवलप होता है कुछ दिन आगे आने में, तो हम लोग उससे कैसे ज़्यादा उससे फ़ायदा उठा सकें। तो ये सारा कुछ चीज़ जो है वो इंडिया के इंटरेस्ट में रहेगा। तीसरा चौथा ये है कि हम ये भी ऑब्ज़र्व करेंगे कि इंटरनेशनल लॉज़ को अच्छे तरीके से, WTO लॉज़ है जो वर्ल्ड वाइड ट्रेड, जैसे आपको पता है कि आजकल मल्टीलैटरलिज़्म को नकारा जा रहा है और बायलैटरलिज़्म, मतलब कंट्रीज़ आपस में 2 कंट्रीज़ समझौता कर ले रही हैं और जो फ्री ट्रेड वाला सिस्टम है वो सब सारा कुछ को नकारा जा रहा है फ़िलहाल। तो ये सब चीज़ को फिर से इम्प्लीमेंट करवाया जा सके, लिबरलाइज़ेशन आए, मतलब रूल ऑफ़ लॉ को लोग ज़्यादा महत्व देने लग जाएँ। एक एक प्रॉपर जो एक यूनिफ़ॉर्मिटी है आपके वर्ल्ड ट्रेड में, वो सब सारा कुछ फिर से अचीव हो पाए। ये सब इंडिया के इंटरेस्ट में है। ग्लोबल पब्लिक हेल्थ मेंटेन रहे, फिर रिवाइवल ऑफ़ द गुड ग्रोथ एंड ट्रेड इन सस्टेनेबल वे हो। ये सब मतलब जो ट्रेड और मतलब यूनिफ़ॉर्मिटी है, मतलब ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे। ये सब सारा कुछ जो है वो मेंटेन अगर हो पाए, ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है, लेकिन फिर भी इंडिया चाहेगा कि इसको अचीव करने में मदद कर सके या फिर सहयोग कर सके या फिर इनिशिएट कर सके। सेकंड प्रायोरिटीज़ इंडिया का क्या हो सकता है? काउंटर टेररिज्म, काउंटर प्रोलिफिकेशन। जैसे टेररिज्म से इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा झेल चुका है, और फिर इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ है जैसे कि पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, इसमें जो टेररिज्म है जिस वजह से काफ़ी इंस्टेबिलिटी आती है, इनसिक्योरिटी आती है, और इंडिया को काफ़ी ज़्यादा खर्चा वॉर मैनेजमेंट और आर्मी मैनेजमेंट और फिर वो आर्टिलरीज और ये सब चीज़ खरीदने में जाता है। तीसरा, आजकल जो ये कोविड-19 के ऐसे असर्शंस लगाए जा रहे हैं कि ये एक बायोलॉजिकल वेपन था जो कि चाइना के थ्रू डेवलप किया गया था। तो इसके ऊपर भी अब
ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसे वर्ल्ड में बाकी लोग ऐसा ना कर सकें कि जो बायोलॉजिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वायरसेस को अपने लैब में पनपा कर और पूरे वर्ल्ड को शेक कर दें और इतने टाइम तक लॉकडाउन और ये सब सारा कुछ हो। अदर जो रीजनल इश्यूज हैं वो ये हो सकता है कि जैसे हमारे जो नेबर में ईरान है उनकी ऊपर से सैंक्शन लग रखा है अभी हमारे यूएस के साथ की तरफ से। उसकी वजह से उन्होंने कह दिया है कि जब हमारे पास सैंक्शन नहीं लगाया तब हम एटॉमिक बम बनाएंगे। और इस तरह की कंट्रीज़ जो हैं जहाँ पे आपकी जो एक रिजीम जो कंट्रोल है वो उतना स्टेबल नहीं होता है और आर्मी और टेररिस्ट ग्रुप काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल है। तो वहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब बना लेना एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि वो कभी भी किसी भी देश में आसपास देश में वो बॉम्ब मार सकते हैं। और अगर एटॉमिक बॉम्ब का इंटेंसिटी अगर थोड़ा ज़्यादा हुआ तो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है तो इंडिया में भी पूरे में नहीं तो एटलीस्ट बॉर्डर स्टेट्स में तो उसका असर पड़ेगा ही। तो ये वहाँ पे पीस हो वहाँ पे स्टेबिलिटी आए जैसे अफगानिस्तान हो गल्फ जितने भी वेस्ट एशियन कंट्रीज है जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होते रहता है वहाँ पे अगर स्टेबिलिटी आएगी तो इससे इंडिया को भी फ़ायदा है। और लास्ट में जो अफ़गानिस्तान में जो अभी जो क्राइसिस चल रहा है जो एंड स्टेट इन अफ़गानिस्तान जो क्राइसिस कहते हैं वो सब में भी अगर टेंशन थोड़ा सा सुधर पाए तो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा पब्लिक हेल्थ केयर के ऊपर है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ चैनल ने स्टिंग कॉम्पिटिशन चलाया था जिसके अंदर ऐसा देखा गया था कि कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो न्यूज़ चैनल वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपना मतलब जो हॉस्पिटल वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा मनमाना तरीके से पैसे ले रहे हैं। और बेसिकली ये सबको पता ही है लेकिन एक्चुअली वो एक स्टिंग ऑपरेशन चलाकर और भी जिनको नहीं पता है उनको दिखाना चाह रहे थे कि किस तरीके से 7-8 लाख रुपए जो हैं वो हेल्थ केयर प्राइवेट जो संस्थाएं हैं वो अभी मांग रही हैं इस पैंडेमिक का फ़ायदा उठा के उसमें बिजनेस कर रही हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनको हमें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है और जब इससे पहले कि हम इनको एड्रेस कर पाएँ इस तरह के क्वेश्चंस को समझना ज़रूरी है कि इंडिया जैसे पुअर कंट्री में हमें क्यों इस तरीके के जो हॉस्पिटल्स हैं इतने कॉस्टली हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो इतना इंडिया में ज़रूरत है। इंडिया में 19 लाख से ज़्यादा बेड्स हैं 95,000 आईसीयू बेड्स हैं और 48,000 वेंटिलेटर्स हैं कंट्रीज़ में। इसमें से ज़्यादातर जितने भी जो बेड्स हैं वो सब उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तमिलनाडु और केरला कर्नाटका तेलंगाना और वेस्ट बंगाल में ही है। अगर आप देखो कि तमिलनाडु दिल्ली और वेस्ट बंगाल को अगर छोड़ दो तो जितने भी और बाकी के जो बेड और वेंटिलेटर्स हैं वो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा वो प्राइवेट सेक्टर्स में ही हैं और पब्लिक सेक्टर में कम है। जो वहाँ की फैसिलिटीज़ भी कम है स्टाफिंग भी कम है और इस तरह के बेड्स और वेंटिलेटर्स तो कम है ही। ऐसा एक रिपोर्ट कहती है सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज की। नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि ये मिरर जो है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का ये कहाँ से ये ऐसा उभर कर के आया है। रीज़न है इसका अबंडेंस ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम और लैक ऑफ पब्लिक एडुकेट पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। अब पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में इंडिया जो है उतना ज़्यादा खर्च करती नहीं है। ये सिचुएशन कहाँ से पैदा हुआ इस बेसिकली इसके दो मेन रीज़न है। पहला रीज़न ये कि इंडिया जो है वो राइटली फोकस नहीं कर पाई इसके अपना अटेंशन नहीं दे पाई लार्जर पिक्चर को नहीं देख पाई कि किस तरीके से एक तो हम लोग ट्रॉपिकल कंट्री हैं तो हमें हमारे यहाँ फ्लाइज और डिजीजेज जो हैं फ्लूज हैं वो ज़्यादा जल्दी फैलती है तो जिस वजह से हमारे हमें जो है मेडिकल अटेंशन ज़्यादा देने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि वर्ल्ड मैप में जो ये एक जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो एक लाइन के ऊपर हैं और जितने भी जो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो थोड़ा सा इक्वेटोरियल लाइन के आसपास हैं। जितने भी जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ है ब्राज़ील है इंडिया है और भी इधर साइड में जो कंट्रीज़ हैं फ़िलहाल ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में आ रहे हैं धीरे धीरे वो इमर्ज कर रहे हैं लेकिन फिर भी वहाँ पे जो हेल्थ चैलेंजेस हैं वो इधर के रशिया और यूरोप और इधर यूएसए ये कनाडा ये सब कंट्रीज से थोड़े से कम है। तो इंडिया को तो वैसे भी इस ज़्यादा खर्च करना चाहिए लेकिन फिर भी हमारी जितने भी आज तक की ऐसी कोई प्लानिंग बनी नहीं है जिसकी वजह से हम लोग ऐसा खर्च कर सकें। फिर भी हम लोग जितने भी चैलेंजेस हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस हैं और इन्फेक्शन कॉमन इन्फेक्शंस हैं और भी जितने तरीके के पेरिफेरल लेवल पे डिजीज़ हुई हैं इम्यूनाइजेशंस को हुई इम्यूनाइजेशन हो गया फिर उसके बाद और भी जितने थे मैटरनिटी और पीडियाट्रिक केयर हो गया इन सब में हमने काफ़ी अच्छा गत ईयर्स में हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा है और जो रिजल्ट्स हैं वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। लेकिन अभी जो हॉस्पिटल के ऊपर जो हमारा बेड्स बनाना है स्पेशल फैसिलिटीज़ को लेकर के आना है और पब्लिक सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है क्योंकि
अभी ऐसा सिचुएशन है कि मैं एक अपना एग्जांपल बताता हूँ। एक मेरे घर के बाजू में एक कोई रहते हैं, मेरे नेबर हैं, उनकी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुई थी। तो वो उनका बहुत बुरी तरीके से वो इंजर्ड थे, उनके सर से बहुत ज़्यादा खून भी निकल रहा था। वो मेन रोड से किसी तरीके से वो बेहोशी की हालत में थे, वो उठकर दौड़कर भागकर किसी पार्क में जाकर बैठे थे, जब तक उनके घर वाले वहाँ तक पहुँचे नहीं। घर वाले उनको पहुँचने में 45 मिनट्स लग गया, लेकिन वो वहाँ पे बैठे नहीं रहे रोड पे, क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे वो उनको उठाकर सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जा रहे थे। और जैसे ही उन्होंने ये सुना कि उनको सरकारी हॉस्पिटल में लेकर के जाया जा रहा है, तो वो वहाँ से उस स्थिति में, जब उनको चला भी नहीं जा रहा था, उनके फ्रैक्चर था हाथ, फिर भी वो जैसे-तैसे नहीं ठीक हूँ मैं घर पास में मैं जा रहा हूँ वहाँ पे कह के, और वो रोड से उठ करके और पार्क में जाकर बेंच पे बैठे हुए थे 45 मिनट्स तक उतने दर्द में। कोई आदमी इतना दर्द सह ले सकता है, कोई इतने देर तक वेट कर सकता है, अपने सर से उनका ब्लीडिंग हो रहा है, उसको झेल सकता है, लेकिन फिर भी पब्लिक हॉस्पिटल में जाने को रेडी नहीं, अनलेस वो इकोनॉमिकली इतना समर्थ ना हो कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर कोई अच्छे पब्लिक हॉस्पिटल जैसे राम मनोहर लोहिया या फिर एम्स हो, इसमें वो अपना इलाज ना करवा सके। तो ये इस तरह की जो मेंटालिटी है हमारी, वो कहाँ से वो पैदा हो गई? ये ये एक तरह से मेंटालिटी आप देखिए कि पॉलिटिकल विल भी है, और दूसरा कि 2 कारण और है कि अभी फ़िलहाल के टाइम में जब पब्लिक हेल्थ केयर हमारा उतना सुधरा नहीं, तो उस बीच हमारा जो मिडल क्लास है, वो काफ़ी ज़्यादा 1991 के बाद से काफ़ी ज़्यादा इमर्ज करने लग गया है, और काफ़ी अभी वेल्थ उनके पास धीरे-धीरे आने लग गया है। तो जो इंक्रीज़िंग वेल्थ सिस्टम है और पब्लिक हेल्थ केयर में हमारा जो उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इस बीच में प्राइवेट मेडिसिन्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा से इमर्ज होकर के आई हैं, और इसके अंदर इस सिचुएशन को और इस डिमांड को काफ़ी अच्छा कैपिटलाइज़ करके कर पाई हैं वो। अब देखिए सेकंड रीज़न जो है उसमें डोमिनेंट कॉस्टली मेडिकल दवाइयाँ आ रही हैं, उसका भी है, क्योंकि अब तो हमारे इंडिया में जो है कि जेनेरिक मेडिसिन्स बनाकर हम बाहर दूसरे देश को देने लग जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले तो और भी ज़्यादा कॉस्टलीज़ आती थी, कॉस्टली दवाइयाँ आती थी। इंडिया जेनेरिक मेडिसिन बनाने लगा, जिस वजह से अफ्रीकन कंट्रीज़ में और भी दूसरी कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने लग गई, और हमारा जो है कि मेडिकल कॉस्ट जो है वो कम होने लग गया। इंडिया की गवर्नमेंट जो है 1.3% ऑफ जीडीपी खर्च करती है हमारे मेडिकल सर्विसेज़ को अपलिफ्ट करने के लिए। और ये इतनी बड़ी आबादी के लिए काफ़ी कम है। अब देखिए कि ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हायर और भी ज़्यादा अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, गवर्नेंस चाहिए इस सेक्टर में, ताकि हम जो प्रेसिंग नीड्स है अभी फ़िलहाल, उनको हम एड्रेस कर सकें। स्पेशलिटी जितने भी हैं, उन जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनको एडुकेट कंपनसेशन दे सकें हम, उनको प्रॉपर्ली मोबिलाइज़ कर सकें, वो कहाँ पे किस तरीके से कहाँ पे फ़ंक्शन कर रहे हैं, कहाँ उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उनको अच्छी तरीके से ख़्याल रख सकें, क्योंकि उनके पास नॉलेज है, स्किल है, तो वो ईज़िली हमारे इंडिया में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर वो अब्रॉड जा सकते हैं। तो उन हमको ये सब चीज़ के ऊपर ध्यान गवर्नमेंट को देना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा एक मीन्स बनाना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर यूनिफ़ॉर्मिटी आ सके, गरीब हो या फिर अमीर हो, सबको एक अच्छा प्रॉपर हेल्थ केयर प्रॉमिस कर सके सरकार। देखिए कि इंडिया में ऐसा भी होता है कि झोला छाप डॉक्टर्स का काफ़ी प्रचलन है, जो अभी सरकार आपकी कहीं पे कुछ कंपाउंड्री कर लेते हैं, कहीं छोटा-मोटा डिस्पेंसरी में, और फिर आगे चल के वो कहीं-कहीं गली-गली घूम के कहीं कोई क्लिनिक खोल लिए, और फिर उसके बाद वो वहाँ पे पेशेंट्स देखने लग जाते हैं। अब आप किसी क्लिनिक में वैसे भी जाते हो, तो आप जाके डॉक्टर से तो ये तो नहीं पूछते हो कि सर आपकी क्या डिग्री है, आपने एमडी करा है कि नहीं करा है। वो उनकी रसीद पे लिखा होता है, लेकिन उसका कोई प्रमाण तो आपके पास होता नहीं है ना। लिखने को तो मैं भी लिख दूँ कि मैं मॉस्को रिटर्न हूँ। लेकिन वो ऐसा होता नहीं है ना। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा धाँधली जो है वो चलता है और इंडिया के अंदर। लेकिन इसके बीच आपके आयुर्वेदा और होम्योपैथिक भी है। तो आयुर्वेदा, होम्योपैथिक के ऊपर भी लोग आजकल ट्रस्ट करने लग गए हैं, और जो आयुष डिपार्टमेंट जो है हमारे इंडिया में, उसने काफ़ी अच्छा अभी फ़िलहाल कुछ दिन में काम किया है। उस बीच में एक स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी मतलब जो काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम आइडियल सिचुएशन, एकदम आइडियल कंडीशन में जो है, वो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि आपके फोर्टिस हो गया, फिर और भी जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको ना मेट्रो सिटीज़ में ही मिलेंगे, जैसे दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि इतने ज़्यादा lucrative जॉब्स हो जाते हैं डॉक्टर्स के लिए, तो वो जो है कि वो बाकी इनर्ट कंट्री मतलब कंट्री साइड में जैसे विलेजेस हो गया, ये सब जगह पे वो जाते नहीं हैं, और इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हमें झेलना पड़ जाता है। अब ये जो एक हो गया
पब्लिक सेक्टर इतना नीचे और एक हो गया प्राइवेट सेक्टर इतना ऊपर। जो ये दोनों के बीच में जो गैप है, इसमें भी बहुत सारे बीच में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो ट्रस्ट है, जैसे दिल्ली में है एक अग्रसेन हॉस्पिटल, तो वो ट्रस्ट के थ्रू वो हैंडल होता है। तो उसमें भी जो है कि काफ़ी नॉमिनल रेट्स में हॉस्पिटल डॉक्टर्स जो आके और प्रैक्टिस करते हैं, और काफ़ी नॉमिनल वहाँ पे चार्जेस जो है वो लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो जो चैरिटेबल ट्रस्ट और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें भी और रिलीजियस मिशन भी खास करके, तो इनमें भी काफ़ी अच्छा ही एक्सीलेंट क्वालिटी की मॉडेस्ट कॉस्ट में चेकअप्स हो जाते हैं आजकल। तो अब जो क्या है कि वाइड रेंज ऑफ मेडिकल सर्विसेज जो है इंडिया में, उससे क्या पता चलता है? जो वाइड रेंज ऑफ मेडिकल सर्विसेज इंडिया में, उससे ये पता चलता है कि हमारे इंडिया में वेल्थ की तो कोई कमी है नहीं। कमी है पॉलिटिकल विल की, और कमी है हमारे एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन की। क्योंकि आप देखिए कि इंडिया में जो टॉप 1% जितने भी जो रईस लोग हैं, जो वेल्थ है उनका टॉप 1% का, वो एक्चुअली में 4 टाइम्स कंबाइंड वेल्थ ऑफ बॉटम 70% है। जो नीचे के 70% लोग हैं, उनकी इतनी इनकम नहीं है जितनी कि 4 टाइम्स ऊपर के 1% के लोगों की है। तो ये जो वेल्थ डिमांड है, पे ऑफ है, जो वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सिस्टम है, तो ये मिडिल क्लास के लिए आ जाना पड़ा, मतलब ऊपर आ पाना, ये मतलब क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है? तो ये अफोर्डेबल कॉस्ट हम क्या ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं? इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अब फ़िलहाल हम कर क्या सकते हैं? कर ये सकते हैं भाई कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो डेस्परेट एक नीड में है कि हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स उसके ऊपर आ सके। मतलब जीडीपी का ज़्यादा से ज़्यादा, अभी 1.35 है, हम लोग ऐसा करके कुछ जो है स्पेंड कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा हम लोग जो है कि एक्सपेंड करना शुरू कर पाएँ। ये हमारा जो है अभी नीड ऑफ द आवर है। और एक एग्जांपल भी देते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में 15% ऑफ उनका तो जीडीपी इतना ज़्यादा है, उसमें भी वो 15% ऑफ जीडीपी जो है वो हेल्थ केयर में वो खर्च कर चुके हैं। लेकिन इसमें भी अभी भी उनके वहाँ पे जो लार्जली इंश्योरेंस बेस्ड प्राइवेट मेडिसिन जो है वो ज़्यादा वहाँ पे फंक्शंस करते हैं। और उतनी अच्छी उनकी वहाँ पे जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम उतना अच्छा नहीं है जितना कि यूरोप में है। और ऐसा भी है कि यूरोप के अंदर जो आपका जो कॉस्ट जो है पर कैपिटा कॉस्ट मेडिकल का, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है यूएसए से। तो इस तरीके के हमें मतलब सिर्फ ब्लाइंडली जीडीपी बढ़ा देने से काम नहीं चलेगा, हमें प्रॉपर मैकेनिज्म जैसे यूरोप में फॉलो हो रहा है, वो भी फॉलो करने का एक ज़रूरी काम है। जितने भी और हेल्थ केयर स्पेंडिंग्स है हमारे इंडिया में, जैसे गवर्नमेंट मस्ट अप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन एविडेंसेस जो है हमारा, और ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी जो है, वो सब सारा कुछ को प्रैक्टिस में लेकर के आना चाहिए। डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, हेल्थ केयर वर्कर्स की ट्रेनिंग, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की। रिसेंट जो रिफॉर्म्स है हमारे सिलेक्शन में, जो नीट एग्ज़ाम जो हमने अभी कंडक्ट कराने का, और उसके अंदर जो प्रोविजंस हम लोग नया चेंज करके लेकर के आए, उसके ऊपर भी टाइम टू टाइम स्क्रूटिनी करने की ज़रूरत है कि वो सही से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है, उसमें से रिजल्ट जो है डिज़ायर रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। उनकी जो कॉस्टिंग है, ऑडिटिंग केयर है, उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है एक इंडिपेंडेंट बॉडीज़ की, ताकि उसके अंदर धांधली ना हो सके, उसकी प्रॉपर जवाबदेही बन सके कि आपकी अगर, क्योंकि संस्थाएँ तो वही है, डिसीज़ेज़ वही हैं, उनकी जो उनकी जो ट्रीटमेंट है वो भी मोर और लेस सेम ही है। बस खाली जो आउटर जो जैसे कि जो 5 स्टार होटल जैसे सर्विसेज़ देते हैं, कि जैसे वो आपको खाने के लिए ला के दे रहे हैं, और फिर और भी जो जो एक्स्ट्रा कैलकुलेट चीज़ें, उनको तो आप कट कर ही सकते हो। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ में ज़्यादा अनयूनिफ़ॉर्मिटी ना आए, जैसे कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल उसी सेम चीज़ को, बुखार को ठीक करने के लिए आपसे ₹1200 ले रहा है, और एक नॉर्मल जो पब्लिक प्रैक्टिशनर क्लिनिक वाला है या फिर एक सरकारी हॉस्पिटल वाला है, वो 200 में भी काम कर दे रहा है। तो इस तरह का नॉन यूनिफ़ॉर्मिटी जो है वो नहीं आना चाहिए, उसको रेगुलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल की जो क्राइसिस है वो यही है कि हॉस्पिटल को एक बिज़नेस की तरह का नहीं देखना चाहिए। इस तरह का जो पैंडेमिक होता है हमारे देश के लिए, नेशनल कैलेमिटी जो आता है, इसके अंदर कोई एक प्रॉफ़िट कमाने वाली चीज़ नहीं है। ये एक ह्यूमन राइट का भी उल्लंघन एक तरह से आप कह सकते हो, और इसमें जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर एक हॉस्पिटल की, कि इस तरीके के सिनेरियो में आप जो है कि वो केयर सिस्टम जो फंक्शनैलिटीज़ हॉस्पिटैलिटी जो आपकी है, उसको एक्चुअल कॉस्ट से आप थोड़ा-सा हटा के रखो। नहीं हो तो एटलीस्ट लॉ ऐसा आ सके हमारा कि इनकी जो रिटर्न्स हैं, जो प्रॉफ़िट है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत रेगुलेशन हम ला सकें। लेकिन इतना भी ज़्यादा ना आ सके कि आगे चल के ये हॉस्पिटल ही फंक्शन करना बंद कर दे। उस हिसाब से ही हमें अब इसमें रेगुलेशंस लेकर के आना है।
क्योंकि आप देखिए कुछ-कुछ तो बहुत ज़्यादा ही फालतू हो जाता है कि कोविड-19 के अभी ट्रीटमेंट के लिए अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, तो ऐसे भी एक दवाइयाँ आती हैं जिसमें कि ₹50,000 का 1 शॉट आता है। एक दवा अगर एक खुराक अगर आपको मिल रही है, तो वो ₹50,000 की आ रही है। तो इतना ज़्यादा जो हेवी कॉस्ट है, तो इनको तो रेगुलेट कर ही सकती है सरकार, अगर बहुत ज़्यादा कुछ ना कर पाए तो। ये जो कॉस्ट कैपिंग जो है, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा ना कि सिर्फ लोअर मिडिल क्लास को होगा बल्कि अपर मिडिल क्लास और सबको भी इन जनरल हो सकता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हमारा ऑर्डिनेंस इंसर्टिंग सेक्शन 10A है। अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले एक बैंक्रप्सी कोड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आई थी जिसके अंदर में सरकार ने ऐसा कहा था कि जितने भी जो ऑफेंडर है डिफॉल्टर है मतलब जो पैसे देने से चूक गए हैं तो उनको पैसे जो हैं वो सरकार निकलवा पाए जो एमएसएमई है उनके बहुत सारे एमएसएमई जो है ठप हो जाती है जो स्टार्टअप कंपनीज हैं वो ठप हो जाती हैं कि बहुत सारे उनके पैसे मार के और रह जाते हैं तो उस वजह से उनको क्या है कि फंड की कमी हो जाती है आगे जो है कि वो सामान खरीद नहीं पाते माल नहीं दे पाते और एक वीसीएस चेंज बन जाता है कि जैसे अगर मैंने आपसे सामान लिया है तो मैं आपको पैसे नहीं दे रहा हूँ तो आप भी अपने रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपके पास जब क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि आपका तो माल डूब सामान डूब मतलब जितना भी पैसा था वो सब डूब गया तो अब आप सामने से खरीद नहीं पाओगे तो आपका भी जो कंपनी है वो सफ़र करता है सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे वजह से और आगे चल और आपके अंदर के जितने एम्प्लॉइज़ हैं वो भी सफ़र करते हैं। तो इस तरीके के जो मैकेनिज़्म है इसको इससे निपटने के लिए हमारी भारत सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लेकर के वो आए थे 2016 में और उसके बाद ये जो प्राइमरी इनका जो फंक्शन था ये कि लिक्विडिटी करके और किसी भी तरीके से उनका जो सामने वाला जो संस्था है उसको बचाया जा सके जो जिनकी पैसे डूब जैसे आपका आप मैं आपको पैसे नहीं दे रहा तो मेरी कंपनी बेच करके आपको पैसे जितने ज़्यादा ज़्यादा हो सके वो निकाल के आपको हेल्प किया जा सके और ये 3 महीने के अंदर ही आप फाइल कर सकते थे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर जो भी आपको कंप्लेंट फाइल करना है वो फाइल कर सकते थे अब क्या है अभी जो नया जो एक ऑर्डर आया है पेंडेमिक की वजह से 5 जून को ये ऑर्डर आया है पहले जो है कि अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहा था बहुत सारे जितने भी जो ऑपोजिशंस लीडर हैं और भी बहुत लोग ऐसा कह रहे थे कि अभी तक कुछ डिसीजन क्यों नहीं आया इंसॉल्वेंसी और पैसे निकलवाने के ऊपर में हम लोग क्या कर सकते हैं इसके ऊपर तो लेकिन 30 अप्रैल को ऐसा अनाउंसमेंट आया था एक गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने कहा था कि हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग इंसॉल्वेंसी का तुम लोग इंसॉल्वेंसी और पेटिशन के ऊपर फाइल कर सकते हो इंडियन कंपनीज के ऊपर तो वो फाइनली अभी कुछ दिन के बाद हमारा जो है वो इसके ऊपर 5 तारीख को उन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये चीज़ इनेबल कर दिया कि 25 मार्च जिस दिन से हमारा ये पैंडेमिक हमारा लागू हुआ था लॉकडाउन पैंडेमिक वाला उसके बाद से जितने लोगों को पैसे देने के डेट्स थी जैसे अगर किसी भी कंपनी की अगर डेट है उतना तारीख को लेकिन वो उतना तारीख को नहीं दे पा रहे हैं अगर उसके 25 मई के बाद मार्च के बाद का बात है तो अगले 6 महीने तक आप उसके ऊपर इंसॉल्वेंसी की जो रूल है वो आप उसके ऊपर फाइल नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते फाइल क्योंकि ऐसा मार्केट में जो है वो परचेसिंग पावर अभी थोड़ा कम है और मार्केट में जो मंदी चल रही है काम जो हो नहीं रहा है इतना दिन तक लॉकडाउन था फिर लेबर को भी पेमेंट देना है तो जिस वजह से आपको आप उस तरह के अभी फिलहाल तो फाइल नहीं कर सकते हो तो ये कब से कब तक है ये एक्चुअली जो 25 मार्च से 25 सितंबर तक लागू है 25 मार्च से 25 सितंबर के बीच में जिसका भी पेमेंट देने का जो डेट है अगर वो आता है इस बीच में और वो पैसे नहीं दे पा रहा है किसी कारणवश तो उसको आप इंसॉल्वेंसी के अंदर आप चैलेंज नहीं कर सकते हो अभी फ़िलहाल और उसकी ये जो कंपनी है उसकी लिक्विडिटी के का प्रोसीड्योर जो है वो आप शुरुआत नहीं करवा सकते लेकिन अभी फ़िलहाल वो ये क्लियर नहीं है कि ये चीज़ 25 सितंबर तक में ही रुक जाएगा या फिर उसके आगे भी बढ़ेगा क्योंकि हो सकता है कि वो 6 महीना के लिए और एक्सटेंड हो जाए पहले ऐसा कहा जाता था कि 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक के बीच में अगर किसी भी लोग को अगर करवाना है आपका इंसॉल्वेंसी 1 करोड़ तक में 1 करोड़ से ज़्यादा अगर हो तो उसको इंसॉल्वेंसी जो है वो फाइल कर सकता था लेकिन अब 1 करोड़ वालों को भी फाइल करने की अलाउ नहीं है और जो इंसॉल्वेंसी की जो रिजोल्यूशन है वो ये जब सेक्शन 10 सस्पेंड होता है तो वो ये ऐसा कहते हैं कि कोई भी इंसॉल्वेंट हो जाए कोई भी दिवालिया हो जाए कोई भी जो
जो कोई भी जो अगर संस्था अगर बैंकरप्ट हो रहा है फिलहाल, तो वो उनको यही देखा जा रहा है, मतलब सरकारी इस प्रोविज़न के थ्रू, कि वो पैंडेमिक के थ्रू ही है। लेकिन इसको जो है कि बहुत सारे जो संस्थाएँ हैं, फ़ाइनेंशियल संस्थाएँ हैं, उनको वो लोग इस प्रोविज़न को चैलेंज कर रही है कि सरकार जब इतने टाइम तक सोची, इतना टाइम था उनके पास, फिर भी ऐसा जो वो लॉ लेकर के आए हैं कि जिसमें कि कोई भी संस्था जो है वो यही मान रहे हैं वो कि हम लोग जो है कि वो पैंडेमिक से ही वो ग्रसित होंगे, जिसके वजह से वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो ये गलत है। हाँ, ठीक है, 1, 2, 3, 4 ऐसा हो सकता है केसेस जिसमें वो कि पैंडेमिक की वजह से वो पैसे नहीं दे पाए, लेकिन सारे तो नहीं हो सकते। अगर हम इस चीज़ को चैलेंज करें ना कोर्ट में जाकर, तो वो आप इसमें फँस सकते हो, और ये सरकार की जो प्रोविज़न है, इसके बावजूद भी हम लिक्विडिटी को जो है वो डेब्ट रिकवरी जो है वो फाइल कर सकते हैं डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के अंदर में। फिर जो सेक्शन 10A है, उसको लागू करने के साथ-साथ जो सेक्शन 10 ऑफ आईबीसी जो है वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन, की कोई खुद से भी जा कर के, किसी संस्था की ज़रूरत नहीं है, कोई खुद से भी जा कर के ऐसा प्रोविज़न लगा सकता था कि भाई ये बैंकरप्ट हो गया, मुझे पैसे चाहिए वापस, वो भी नहीं कर सकता है। तो एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू या फिर एक ग्रुप के थ्रू और या फिर वॉलंटरीली कोई भी फाइल नहीं करवा सकता है इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी कोर्ट। तो इसी के ऊपर अभी जो है कि वो मत चल रहा है कि ये सरकार की जो प्रोविज़न है उसको हम चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, और ये जो चैलेंजिंग जो सिचुएशन है उसमें सरकार की जो इस तरह की जो रूल जो आई है वो काफ़ी निंदनीय है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हमारे न्यूज़ से है, वो कोई एडिटोरियल नहीं है। जो बाकी करंट अफेयर्स के न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो सीपीसीबी, सीपीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन फॉर कंट्रोल बोर्ड का जो काम है वो बेसिकली कोर काम ये है कि पॉल्यूशन कंट्रोल जो है, जैसा नाम इनका है, पॉल्यूशन कंट्रोल देखते हैं ये वाटर और एयर के रेगुलेशन में। और इन्होंने ऐसा एक अभी फ़िलहाल एक ऑर्डर पास किया है जिसमें जितने भी जो आपके रेलवे स्टेशंस हैं उनको रेड, ऑरेंज और ग्रीन बेस्ड कैटेगरी में रखा जाएगा। के ऊपर जांच की जाएगी कि डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड वाटर जो है उनके वहाँ से, और म्युनिसिपल ड्रेन में जो डालते हैं, जो सरकारी जो नालियों में वो छोड़ते हैं रेलवे स्टेशन, तो वो किस तरीके के वाटर को छोड़ रहे हैं, ज़्यादा कॉन्टेमिनेटेड है या फिर कम है। तो वो इनका ऐसा एक आया है। अब ये कैसे ऐसा जाना जाएगा, हम लोग कैसे पता चलेगा कि किसको रेड में डालना है, किसको ब्लू में, और किसको ऑरेंज रेड जो भी कलर है उसमें। तो इसके ऊपर उन्होंने बताया है कि अगर कोई भी रेलवे स्टेशन, अगर वो 100 किलोलीटर्स एक दिन में उससे ज़्यादा अगर वो कंटेमिनेटेड वाटर रिलीज़ करता है म्युनिसिपल वेस्ट में, तो वो रेड ज़ोन में आएगा। अगर वो 10 किलोलीटर एक दिन में और 100 किलोलीटर एक दिन में, उस दोनों के बीच में अगर वो छोड़ता है, तो वो उसे ऑरेंज कैटेगरी में डाला जाएगा। और रेलवे स्टेशन जो अगर अगर लेस देन 10 किलोलीटर पर डे अगर छोड़ता है, तो उसको हम लोग ब्रांड करेंगे ग्रीन कैटेगरी में। तो ये जो 3-4 जो इनके जो रूल हैं, इनको लेकर के आया, ये कब लेकर के आया, जब उन्होंने ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक एनओसी मांगा आपकी रेलवे जोनल रेलवे संस्थाओं से, कि आप एक एनओसी लेकर के आइए कि आप जो एयर वाटर एक्ट जो है उसको आप अच्छे तरीके से फॉलो कर पा रहे हो। अब तो फिलहाल जितने भी जोन्स हैं रेलवे में, मैं चाहूँगा कि आप चेक करो कि कितने ज़ोन्स हैं रेलवे में। अगर आप सुन रहे हो तो करंट तो कमेंट सेक्शन में आप उसको कमेंट करो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है और हमेशा बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ऐसा आता रहता है। तो जितने भी जो रेलवे ज़ोन्स हैं, उन्होंने ऐसा अनाउंस कराया है कि हमें आइडेंटिफ़ाई करना बहुत अनिवार्य है अभी फ़िलहाल, कि कितने सारे ऐसे कितने वेस्ट और नॉन सीवेज और सीवेज वेस्ट जो है हम जनरेट करते हैं किसी भी रेलवे स्टेशन से, और कहाँ-कहाँ पे रिसाइक्लिंग प्लांट की ज़रूरत है अभी हमें फ़िलहाल। तो ये था हमारा ये आर्टिकल। और दूसरा कि अभी प्रीलिम्स के लिए इसमें से आप क्या-क्या तैयार कर सकते हो, कि जोन्स ऑफ रेलवे आप देख लो एक बार मैप में। सीपीसीबी क्या है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और एनजीटी क्या है। एनएचआरसी आपको पता ही होगा, नेशनल ह्यूमन रिसोर्स। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा यूएस रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट। ये रिलीज़ कर दी गई है और इसके अंदर इंडिया की जो जहाँ पे चर्चा हुई है, इंडियन सेक्शन में सीए, एनआरसी और जेएनके स्टेटस, ये सारा का उसमें वर्णन आया है। उसमें डिटेल इंसिडेंट ये भी बताया गया है कि किस तरीके से काउ विजिलेंटिज़्म जो है और मॉब वायलेंस जो है वो इंडिया में
पीछे कुछ दिनों में रिसेंट टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में था। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसने वो ये रिलीज़ करता है एनुअल इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट। और इस सर्वे में जो है कि वो स्टेट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम आपकी कंट्री में, आपके देश में कितने ज़्यादा रिलीजियसली लोग फ्री हैं अपना किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए, उसको यहाँ पे देखा जाता है। तो ये जो कंट्री है आपका जो इंडिया जो है, इंडिया के अंदर आपकी जो फ़िलहाल उसने क्या-क्या नोट में लिया है 2019 में, तो उन्होंने जो जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस था, स्पेशल स्टेटस है, उसको भी उन्होंने नोट किया है। सिटीज़नशिप एक्ट जो हमने लॉन्च किया, उसको भी उन्होंने नोट किया है। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीज़नशिप एनआरसी एक्ट जो था, उसको भी उन्होंने नोट किया और एंटी कन्वर्जन लॉज़ जो आपकी घर वापसी और इस तरह का जो चीज़ चल रहा था, उसके ऊपर जो मॉब लिंचिंग हुई है, जो बीफ वाला इश्यू में जो मॉब लिंचिंग हुई थी, वो सारा कुछ को भी उन्होंने कंसिडर किया। इन सब सारा इश्यूज़ में उन्होंने ये भी बताया कि ये जो रिलीजियसली इंस्पायर्ड मॉब लिंचिंग है, उसको आप बहुत ज़्यादा ऐसा कि जो लॉ मेकर्स हैं, वो उसको बहुत बार ऐसा है कि इग्नोर कर दिए, डिनाई कर दिए या फिर नो कमेंट्स बोल के चलते फिरे। उनके ऊपर ज़्यादा वो कमेंटबाजी किए नहीं और प्रॉपर एक्शन जो ले सकते थे, उनको उसमें उन्होंने लिया नहीं। अकॉर्डिंग टू एनजीओ एंड मीडिया आउटलेट्स, उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत सारे हिंदू मेजॉरिटी पार्टीज़ जो हैं, जैसे इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी जो अभी करंट रिजीम में है, सेंटर में है, उन्होंने बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी पब्लिक रिमार्क्स भी उन्होंने जारी किए जिसमें कि जिसके अंतर्गत जो है कि माइनॉरिटी के अगेंस्ट बहुत सारा कुछ बोला गया और उनको बहुत ज़्यादा इनह्यूमन फील करवाया गया। काउ विजिलेंटिज्म जो है जिसके अंदर तबरेज़ अंसारी को झारखंड रांची में लिंच करके मार दिया गया पिछले साल। बाबरी मस्जिद डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट का आया और भी जो जितने भी 2018 के रिवर्सल जो बैन ऑन वुमेन सबरीमाला टेम्पल और इस तरीके के जो हमने इश्यूज़ को कंसिडर किए हैं, वो सारा कुछ को भी उसमें कंसिडर किया गया है। जितने हमारे पॉजिटिव्स थे, तो नेगेटिव भी जितने ज़्यादा नहीं है, वो हमारे कुछ-कुछ पॉजिटिव भी हैं, जिसके ऊपर हमने एक्शन लिया है। आउटलाइन ऑन यूएस एंगेजमेंट विद इंडियन इश्यूज़, तो यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यूएससीआईआरएफ, ये एक इंडिपेंडेंट बाईपार्टिज़न कमीशन है जो कि स्टेट डिपार्टमेंट जिसने ये रिपोर्ट जारी किया है उससे अलग है। तो उसने अप्रैल पिछले साल उन्होंने ये भी रिकमेंड किया था इंडिया को, यूएसए को, आप इंडिया को काफ़ी लोएस्ट डाउनग्रेड कर दीजिए इस वाले रिलीजियस फ्रीडम वाले जो रिपोर्ट में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काउ विजिलेंटिज्म और इस तरह मॉब लिंचिंग की वजह से वहाँ पे लोगों की जान जा रही है। लेकिन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनको ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो चीज़ को एक्सेप्ट करें या रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करें या ना करें। वो इंडिपेंडेंटली अपना कमीशन के थ्रू अपना रिपोर्ट जारी करते हैं। बहुत सारा निकारागुआ, नाइजीरिया, चाइना जो है, इनकी नेगेटिव एग्ज़ाम्पल्स आई हैं और इनको नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है। इनफैक्ट चाइना में जो स्टेट स्पॉन्सर रिप्रेशन है, वो और भी ज़्यादा इंटेंसिफ़ाई होते जा रहा है टाइम के साथ। चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ गवर्नमेंट है वो ऑर्डर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्डर करती है। वहाँ पे आपने सुना होगा कि बहुत सारे रिलीजियस संस्थाओं को मतलब अप्रेस किया जाता है, टाइम टू टाइम उनको बहुत ज़्यादा सताया जाता है। फॉर एग्जांपल मिस्टर पोम्पियो ने कहा कि उगर मुस्लिम्स देखिए, उगर मुस्लिम जो एक 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 प्रॉपर एक रीज़न है जो काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड है, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ बहुत दिन से वहाँ पे ऐसा होता आ रहा है। फिर तिब्बत में जो है तिब्बतियन बुद्धिज़्म जो है उनके ऊपर जो मॉन्क्स जो हैं वो वहाँ से उठ कर के इंडिया में जो आ गए थे, अरुणाचल प्रदेश में अभी भी रहते हैं बहुत सारे लोग। और जो तब भी तिब्बत में जो वहाँ वहाँ पे रह गए उनके साथ बहुत सारा कुछ एट्रोसिटीज़ बहुत हम मतलब अक्सर होता रहता है। फाल्गुन गोंग जो है उनके फॉलोअर्स जितने क्रिश्चियंस जो हैं ऑल ओवर चाइना में स्प्रेड हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा हैं, उनके ऊपर बरसाए जाते हैं टाइम टू टाइम। तो इसमें प्रीलिम्स के लिए हम क्या देख सकते थे? प्रीलिम्स के लिए हमने देखा मैप्स ऑफ उइगुर, फाल्गुन गोंग, मॉब लिंचिंग क्या होता है? अगर डेफिनेशन देखें तो मॉब लिंचिंग में हमारे यहाँ पे 2-3 स्टेट्स ने ही ऐसा लॉ निकाला है सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के बाद। सबसे पहले हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स निकाल के लेकर के आए थे, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल, राजस्थान ने भी निकाला है।